तो बेसिपर थ्योरी में कोई भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? दो मेजर थ्योरीज है केमिकल बॉन्डिंग में। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। ये दो मेजर थ्योरी है जो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मेशन और एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग और उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लगभग सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। शेप भी और हाइब्रिडाइजेशन भी। हाइब्रिडाइजेशन तो इसी में पढ़ेंगे VBT में। और ये सब VBT और MOT मिलके मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। और बेसिपर थ्योरी से हम शेप डिटरमाइन कर सकते हैं। वैसे VBT से भी शेप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये VBT क्या हुआ? VBT नाम से कुछ समझ में आ रहा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड यानी कि जो वैलेंस सेल है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। सही है? वैलेंस बॉन्ड कैसे पार्टिसिपेट करेगा? देखो, ऑर्बिटल जो होते हैं, वैलेंस सेल में जो भी ऑर्बिटल रहते हैं वो ऑर्बिटल क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के बीच में। केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जब कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो इसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं। ओवरलैपिंग कैसे होता है? ओवरलैपिंग ये होता है जैसे, अच्छा इसकी नीड क्यों पड़ी VBT की नीड क्यों पड़ी? देखो, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें क्या करते थे? एक सपोज एक सेंट्रल एटम हो गया, उसके सराउंडिंग में ऐसे डॉट बना के हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते थे। यही करते थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे। लुईस अप्रोच नीड। इसमें जैसे यहाँ पे एक Cl लग गया, यहाँ पे एक Cl लग गया, ऐसे एटम को रिप्रेजेंट करते थे। डॉट स्ट्रक्चर पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को एक डॉट लगाते थे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे दिखाते थे कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, और जो लोन पेयर बच गया उसको दो डॉट में ऐसे रिप्रेजेंट करते थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। अच्छा, क्या इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर से शेप पता चलता था? नहीं चलता था। ये जो ओवरलैपिंग हुआ, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ एटम के बीच में, ये कैसे होता था? कैसे अब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं? किस तरह की ओवरलैप होते थे? क्या एक ही तरह की ओवरलैप होता है? कितने तरह की ओवरलैपिंग होते हैं? और सारे ओवरलैपिंग क्या बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं? सारे ओवरलैपिंग किसी भी एंगल से, किसी भी ओरिएंटेशन से हम बॉन्ड को ओवरलैप कर देंगे, ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर देंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा? नहीं होगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं। हर तरह की ओवरलैपिंग बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसके बारे में लुईस ने कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। तो ये था इसका ड्रॉबैक। इसको ओवरकम करने के लिए हम लेके आए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, सारी चीज में थ्योरी लगती है, सॉरी लगता है कि जो भी हो, मेल है फीमेल है पता नहीं भाई, थ्योरी लगता है हर चीज में। थ्योरी जो है, देखो, जब हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं, एक बुक में पढ़ते हैं, एक पेपर में लिखा होता है,
और एक चीज, कोई भी चीज हम सीखते हैं तो अपने आंखों से दिखते हैं। आंखों से जो दिखता है ना हमें, उसे बोलते हैं रियलिटी। रियलिटी रियलिटी जो भी अपने आंखों से देखते हो, फील कर सकते हो प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली उसे हम रियलिटी बोलते हैं। जब किसी भी रियलिटी को हमें एक्सप्लेन करना होता है तो हम थ्योरी ले आते हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके बहुत सारे थ्योरीज आएंगे और उससे बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे। तो कुछ लोग केमिस्ट्री को गालियाँ देना शुरू कर देंगे। कुछ मीम बनेंगे कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, थ्योरीज में कोई भी थ्योरी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आता है, फिर नया थ्योरी आता है, फिर नया थ्योरी आता है। ये क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? वैसे चल कुछ नहीं रहा, ये साइंस का एक पार्ट है, हर चीज में होता है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। रियलिटी को फॉलो करके थ्योरी आता है। थ्योरी आता है रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ना कि थ्योरी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होता। थ्योरी इज नॉट एब्सोल्यूट। थ्योरी इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट ऑलवेज। तो रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी आता है। कुछ चीजें होती है वो हम देखते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं। ये चीज़ें कहीं बुक में लिखने मतलब देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा जो खुद का एनालिसिस है, उसी की बेसिस में बोल रहा हूँ। थ्योरी जो है वो एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देता है। 2-3 मिनट इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो क्लैरिटी है वो आ जाएगा, क्योंकि क्यों एक्सेप्शन आते हैं, क्यों इतने सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, इतने सारे थ्योरी के बाद थ्योरी के बाद थ्योरी के बाद वो सब आते रहते हैं, क्यों एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम मल्टीपल थ्योरीज की ज़रूरत पड़ती है, क्यों क्यों ये सब क्यों। साइंस में रूल थोड़ी ब्रेक हो सकता है, किसी ने बोला था किसी वेब सीरीज में शायद। तो ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देता है और ये कुछ कुछ केस में गलत भी हो सकता है, इसीलिए तो इसका ड्रॉबैक्स है ना। हर थ्योरी का ड्रॉबैक्स है, चाहे एमओटी हो, बीबीटी हो, बेसिक थ्योरी हो, कोई भी थ्योरी हो, उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि एक थ्योरी से पूरा रियलिटी को हम लोग समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक थ्योरी से सारे के सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, नहीं होगा, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, इतना परफेक्ट कोई नहीं है भाई। तो थ्योरी आता है कहाँ से? रियलिटी से आता है। रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग थ्योरी लाते हैं। और जब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जब हम कोई चीज़ समझ नहीं पाते ना, उसको हम एक्सेप्शन बोल देते हैं। सही है। क्योंकि और हम कर भी क्या सकते हैं, जितना हो सकता है हमने किया। जहाँ पे भी कहीं भी चीज़ कोई मतलब समझ में नहीं आता तो थ्योरी के अंडर नहीं आता ना, तो उसको हम उस थ्योरी के एक्सेप्शन बोल देते हैं। इसलिए आया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अगर कोई क्रिटिसाइज करता है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन क्यों है, अगर भाई तुम एक्सप्लेन करके दिखाओ। जब एक्सप्लेन नहीं कर सकते बड़े बड़े साइंटिस्ट तो उसको हम एक्सेप्शन बोल देते हैं। समझ नहीं पाते तो एक्सेप्शन बोल देते हैं। तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप,
ये थ्योरी रियलिटी इसलिए समझा रहा था क्योंकि आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन में कुछ चीज़ें डाउट रह जाएंगे कि ये ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों मतलब मिक्स होते हैं, क्यों हाइब्रिड फॉर्मेशन होते हैं, क्या रियलिटी में ऐसे होता है, रियलिटी में होता कि नहीं ये किसी ने देखा नहीं। वैसे कोई नहीं देख सकता कि दो ऑर्बिटल जाके आपस में मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा कोई नहीं देखा, कोई देख भी नहीं सकता। कैसे करेंगे? ये एक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी लाया गया है और जो सेटिस्फाई करता है हर चीज को। देखते हैं आगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। देखो, ऑर्बिटल जब दो ऑर्बिटल आसपास आते हैं तो एक मिनिमम एनर्जी स्टेट होता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट, जहां पे एक दूसरे के ज्यादा करीब आने से दोनों क्या करते हैं, दोनों ऑर्बिटल इंटरपेनिट्रेट कर देते हैं। इंटरपेनिट्रेट मतलब ऐसे पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन होता है। देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट व्हेन two orbitals come closer and they interpenetrate each other partially, not completely, partially. ये सपोज s ऑर्बिटल, दूसरे s ऑर्बिटल, ये दोनों आसपास आए, ये पार्शियली ओवरलैप कर गए, पार्शियली इंटरपेनिट्रेट कर गए। तो जिस रीजन में इनका ओवरलैपिंग होता है इसी में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसी में रहता है, सो दैट इसके भी काउंट किए जाएंगे और इसके भी काउंट किए जाएंगे, दोनों शेयर करेंगे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो कुछ हद तक अप टू सम एक्सटेंट ये ओवरलैप करते हैं, इंटरपेनिट्रेट करते हैं। इसी को कहते हैं हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। और ये कौन से ऑर्बिटल करेंगे? जो वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल होंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाते हैं। वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप करके एक केमिकल बॉन्डिंग, एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। लिख देना, ये इसका ओवरलैपिंग का ये है डेफिनेशन। इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड there is a minimum energy state when two orbitals come closer and they partially interpenetrate, they undergo a partial interpenetration, and this merging of atomic orbital is called overlapping of atomic orbitals, merging of atomic orbitals. This merging of atomic orbitals, सही है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज कैसे करेंगे? मर्ज कैसे करेंगे? कितने टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं? हर तरह के ओवरलैपिंग क्या केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? नहीं कर सकता। तो कौन से ओवरलैपिंग केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, कौन से नहीं करेगा, देखते कितने तरह की, कितने टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग? पहला, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। देखो, हर ऑर्बिटल की दो लोब होते हैं। वैसे हर ऑर्बिटल की नहीं होता, एस ऑर्बिटल का एक ही लोब होता है। एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, या तो वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जैसे एस ऑर्बिटल
ये सब इनके जो शेप आए हैं, स्पेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, और ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे हम पढ़ेंगे भी, यहाँ पे भी मैं भी पढ़ूंगा। तो शेप कैसे आया वहाँ से वहाँ पे क्लियर हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो ये या तो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हो गया एस ऑर्बिटल का। लेकिन जो पी ऑर्बिटल है डम्बेल, इसका एक एंड पॉजिटिव होता है, एक एंड नेगेटिव होता है, ठीक है। और डी ऑर्बिटल भी ऐसे डबल डम्बेल, इसके भी दो मतलब ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड लोब्स होते हैं, लोब, ठीक है। तो इनको लोब बोलते हैं, एक पॉजिटिव लोब एक नेगेटिव लोब। अच्छा, जब सेम तरह की लोब आपस में सेम साइन के लोब अगर आपस में इंटरपेनिट्रेट करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो कहाँ पे होगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। कैसे होगा? जैसे ये यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है, इसका प्लस है, इसका माइनस लोब। यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है, इसका प्लस है, इसका माइनस है। एक पी ऑर्बिटल के प्लस लोब अगर दूसरे पी ऑर्बिटल के प्लस लोब के साथ ओवरलैप करता है तो इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। या फिर इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव अगर ओवरलैप कर दिए तो वहाँ हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। और नेगेटिव कैसे बोलते हैं? नेगेटिव ओवरलैपिंग यहीं पे लिख देता हूँ, नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग में एक का पॉजिटिव लोब दूसरे का नेगेटिव लोब दोनों ओवरलैप करते हैं। अपोजिट साइन अगर ओवरलैप करेंगे तो वो नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगा, और अगर सेम साइन ओवरलैप करेंगे तो वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो जाएगा। इन दोनों में से कौन से तरह की बॉन्ड, ये तो देखो, ये यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैप कर रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इसको पार्शियल ओवरलैप कर देगा। ये जो रीजन है ये हो गया ओवरलैपिंग रीजन। इसी में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसी में रहता है हमेशा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होता है। ये हो गया पॉजिटिव, देखो ये हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग, सही है। और नेगेटिव कैसे होते हैं? नेगेटिव ऐसे होते हैं, एक का पॉजिटिव लोब एक का नेगेटिव लोब जब आसपास आएंगे तो वो नेगेटिव ओवरलैपिंग करेंगे। नेगेटिव ओवरलैप करेंगे, सही है इतना। और एक तरह की है जो है जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग जैसे मान लो एक पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इसके पास एक एस ऑर्बिटल आया, साइड से आया, ऊपर से नहीं आया, नीचे से नहीं आया, साइड से आया तो इसका तो पॉजिटिव है, एस ऑर्बिटल का तो पॉजिटिव है। तो ये जब पास में आया तो ये ऐसे हो गया, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, और एस ऑर्बिटल यहाँ पे आके क्लोज हुआ इसका। देखो ना तो ये नेगेटिव का हुआ ना ये पॉजिटिव का हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे जीरो ओवरलैपिंग। सही है, क्लियर है इतना? जीरो ओवरलैपिंग। ये तो हो गया लोब्स के बेसिस में, और एक कैटेगरी है जब हम किसी दो ऑर्बिटल को ओरिएंटेशन के बेसिस पे ओवरलैप करते हैं। वो इनका जो ओरिएंटेशन है
तो इसके बेसिस में अगर कैटेगराइज करते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिग्मा बॉन्डिंग और एक अच्छा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप हुआ ना, तो इसमें से पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो जाए वही सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग को फॉर्मेशन करता है। केमिकल बॉन्डिंग जो मान लो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग, फॉर्म्स बॉन्ड्स। फॉर्म्स बॉन्ड्स और अगर यहाँ पे पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव आ गया तो ये हो गया नेगेटिव ओवरलैपिंग। नो बॉन्ड। नो बॉन्ड फॉर्म्ड। सही है, नो बॉन्ड फॉर्म्ड। ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग और ये नेगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बस, नेगेटिव नहीं करता। नेगेटिव में एंटी बॉन्डिंग हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग। सही है, नेगेटिव में एंटी बॉन्डिंग हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन कैसे करेंगे? एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। मान लो एक पी ऑर्बिटल है नेगेटिव, ये आ गया इसके। देखो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है ये एक तरह की पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही है। सेम लोब जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। और इसी पॉजिटिव ओवरलैपिंग को दो तरह के हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनके ओरिएंटेशन के बेसिस पे। कैसे करते हैं? अगर हेड ऑन ओवरलैप हुआ तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। ऐसे देखो, ये है एक ऑर्बिटल का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सपोज जेड एक्सिस। बाय कन्वेंशन हम उस जेड एक्सिस को ही लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो ऑर्बिटल के बीच में से जाता है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अकॉर्डिंग अलाइन होके अगर उन्होंने ओवरलैप किया तो इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसको यहां पे फॉर्मेशन हुआ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, ये एक ओरिएंटेशन हो गया। दूसरा क्या है? अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो। मैं जल्दी इसको निभा रहा हूं। पाई बॉन्ड, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग। साइडवाइज ओवरलैपिंग। एक ऑर्बिटल यहां पे हो गया, एक ऑर्बिटल यहां पे हो गया। अगर मान लो ये ऐसे साइड से ओवरलैप किए तो ये हो जाएगा ऐसे। ड्राइंग खराब है बहुत। देखो साइड से अट्रैक्ट हुए, साइड से अट्रैक्टेड हुए और इनके ये हो गए ओवरलैपिंग रीजन। ये हो गया पाई बॉन्ड।
पाई बॉन्ड्स साइडवाइज ओवरलैप किए। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ से है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल इन्होंने ओवरलैप किया, पैरेलली, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ पाई बॉन्ड। और जब यहाँ पे हेड ऑन हेड ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और साइड से किए तो ये हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, इतना यही है केमिकल बॉन्डिंग ओवरलैपिंग रीजन। क्लियर हो रहा है? ये कुछ पिक्चर अभी भी ब्लर है। तो डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अच्छा, ओवरलैपिंग देखो, इनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखो, ये जब हेड ऑन हेड ओवरलैप करते हैं, यानी कि जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इनके जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होते हैं वो पाई बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा ओवरलैपिंग करते हैं। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग decides the strength of a chemical bond। जो जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही होगी। देखो, जब अगर दो ऑर्बिटल आपस में क्लोज आ गए, जिसको मतलब जितना ओवरलैप करता है, जितना जिसके ऊपर चढ़ मतलब ओवरलैपिंग होता है, चढ़ जाता बोल दो, तो यहाँ पे क्या होगा ना, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा इनकी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइड से ओवरलैप करते हैं, तो ये इतनी अच्छे से ओवरलैप कर नहीं पाते, इतनी अच्छे से ओवरलैप कर नहीं पाते ये लोग, थोड़ा कम रहता है, मतलब बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ के ये ज़्यादा एक्सटेंट पे ओवरलैप करते हैं, ये पाई बॉन्ड इतना अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते। तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड से हमेशा कम होगा। यहाँ पे लेस ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड में मोर ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड में लेस ओवरलैपिंग। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस इन केस ऑफ पाई बॉन्ड एंड हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। इतना क्लियर हो गया? सिग्मा बॉन्ड पे एक पी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड में पी ऑर्बिटल प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस, ये जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस। ये सिग्मा बॉन्ड में एस और मतलब पी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड, और इसको तोड़ना भी इतना ही डिफिकल्ट होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। मिटा लेते हैं एक ही बार में।
हाइब्रिडाइजेशन। कभी हाइब्रिड जो वर्ड है इसका मतलब समझा है? हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड होता है दो अलग अलग स्पेसिस जब आपस में मिलके एक नया तरह की स्पेसिस को पैदा करते हैं, इसी को बोलते हैं हम हाइब्रिड। देखा होगा कैसे दो दो पेड़ को मतलब बीच में काट के जॉइन कर देते हैं, कुछ दिनों के बाद एक नया नया फल उसमें से निकलता है, तो इसी को हम हाइब्रिड हाइब्रिड विगोर कहते हैं। जब दो स्पेसिस के आपस में मतलब मिलना होता है तो एक नया तीसरा स्पेसिस भी आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम हाइब्रिड। जब हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग स्पेसिस मिल जाएंगे और एक तीसरा कंप्लीटली डिफरेंट स्पेसिस निकलेगा वहां से, ये होता है हाइब्रिड। तो केमिकल बॉन्डिंग में भी जब दो ऑर्बिटल मिल जाते हैं, दो से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा ऑर्बिटल जब मिल जाते हैं तो इसी को एक कंप्लीटली डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्मेशन करते हैं। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ये और इसकी नीड क्यों पड़ी क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल सारे के सारे मॉलिक्यूल जो ज्योमेट्री होते हैं, इनकी जो शेप होते हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे इनका बॉन्ड एंगल हो गया, और क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, और कुछ प्रॉपर्टी एक बेसिक से क्लैरिटी के साथ समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने पहले आपको समझाया था कि जब रियलिटी आती है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी आता है। थ्योरी हमेशा रियलिटी को एक्सप्लेन करता है और 100% नहीं कर सकता, कुछ कुछ केस में एक्सेप्शन भी आता है। तो इसकी नीड क्यों आई, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन में लेते हैं। मीथेन में क्या है? सेंट्रल एटम है कार्बन में क्या है? कार्बन में 1s2, कार्बन पे 6 है ना, 2s2, 2p2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इनकी जो आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल में कौन है? 2s2p, 2 नंबर का सेल है ना, तो 2 नंबर का सेल आउटरमोस्ट हो गया, तो 2s2p दोनों हो गए। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्डिंग में कौन सा सेल पार्टिसिपेट करेगा? जो वैलेंस सेल है, वैलेंस ऑर्बिटल। तो वैलेंस ऑर्बिटल यहाँ पे कौन है? 2s एंड 2p, 2s एक है और 2p एक है। बेसिक से समझा रहा हूँ कि हाइब्रिडेशन क्यों जरूरत पड़ी इसका, और इसका रेलेवेंस क्या है, क्यों हमें चाहिए एक मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। उनके जो प्रॉपर्टीज है, उनके बॉन्ड एंगल है, उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो सब इक्वल क्यों आते हैं, डिफरेंट क्यों आते हैं, ये सब चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन से सब समझ में आ जाएगा। 1s में 2 है, सॉरी 2s में 2 है, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, रह गए। ऐसे फिलअप करते हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा होगा, ऐसे फिलअप करते हैं। तो 2s में पेयर्ड है, 2p में 2s 2p में अनपेयर्ड 2 है। अब इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आके कंबाइन करेंगे, 4 हाइड्रोजन आके कंबाइन करेंगे। अच्छा, हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1s1। तो बनेगा क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब कैसे, मतलब क्यों जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की। जब एक इलेक्ट्रॉन देंगे, कहाँ पे देंगे? जब कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तभी तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन।
जब दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एक वहां पे एक एच एच का एक 1s आएगा, यहाँ पे एक एच का 1s आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, एच 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 एच। किसको देंगे? इसके वैलेंस शेल में दो ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, दो ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और यहाँ पे तो एम्प्टी है, यहाँ पे तो एम्प्टी है। एम्प्टी पे अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा भी ना, तब भी ये कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए हैं चारों हाइड्रोजन, वो किसको देंगे? किसको देंगे ये चारों इलेक्ट्रॉन? क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट में सिर्फ दो ही ऑर्बिटल है, क्योंकि सेकंड सेल में दो ही ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, डी नहीं होता। थर्ड सेल में डी होता है। दो ऑर्बिटल है, और यहाँ पे दो अनपेयर्ड है, तो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसी के साथ दो ही बॉन्ड बन पाएगा, दो ही बॉन्ड बन पाएगा। ये कंप्लीटली फील्ड है और ये वाला कंप्लीटली एम्प्टी है, तो दो बॉन्ड कैसे बनाएगा? लेकिन रियलिटी में तो ये एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में तो ये एग्जिस्ट करता है। रियलिटी जब देखा गया तो मीथेन एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, जिसके कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। और जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हमने देखा है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन देके एक ऑर्बिटल को फिल करते हैं। एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये सब बता दिया, हुन्स रूल वगैरह, बर्ग प्रिंसिपल, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे फिल अप होता है। तो ये 4 हाइड्रोजन, दो ने तो बॉन्ड बना दिया, बाकी दो किसको देंगे? दे ही नहीं पाएंगे, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। सिंस रियलिटी में ये कंपाउंड CH4 एग्जिस्ट करता है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लेके आया हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो एक थ्योरी में मान लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2s जो ऑर्बिटल है, ये some sort of excitation, it undergoes some sort of excitation। जब एक्साइटेशन होगा तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये p के एक ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं इसको, क्योंकि एट एनी कॉस्ट हमें 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, हाफ फील्ड 4 चाहिए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन को हमें जोड़ना है इसके साथ, कार्बन के साथ 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो मान लो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया, इट अंडरगोज सम सॉर्ट ऑफ एक्साइटेशन एंड इट जंप्स फ्रॉम 2s to 2p। तो जब एक्साइटेशन होगा तो अब क्या होगा? देखो तो अब 2s और 2p में 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमें मिल गए एक्साइटेशन करके। इसमें भी एक हाफ फील्ड, इसमें 3 हाफ फील्ड, 4 मिल गए। अब तो जुड़ सकता है, अब तो 4 हाइड्रोजन आके जुड़ सकते हैं। तो जोड़ लो, जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे H एक, मिल गए 4 हाइड्रोजन आके CH4 फॉर्मेशन हो गया। अब फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ये प्रॉब्लम क्या है? जब CH4 को देखा गया तो CH4 ऐसे है टेट्राहेड्रल शेप में, टेट्राहेड्रल शेप में। तो इसमें जो 4 बॉन्ड है, ये कौन से ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन हुआ है? देखो सब सारे के सारे H में क्या है? 1s, S ऑर्बिटल, इसका S और S, यहाँ पे SS, और यहाँ पे क्या है? इसका S और इसका P, SP, यहाँ पे भी SP, यहाँ पे भी SP। SP कैसे ना? हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल और इसका P ऑर्बिटल, यहाँ पे भी sp ओवरलैपिंग, यहाँ पे भी sp ऑर्बिटल। तो 3 sp ऑर्बिटल ओवरलैप हुए।
3 sp ओवरलैपिंग हुए और एक ss ओवरलैपिंग हुए। यानी कि इससे क्या समझ में आता है, अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक क्या होता है, एक बॉन्ड अलग हो गया, एस के ओवरलैपिंग से बनता है, और 3 बॉन्ड एस और पी की ओवरलैपिंग से बनता है। क्लियर है इतना? तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से एक बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि एस पी ओवरलैपिंग की जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है एस और एस की ओवरलैपिंग से। क्यों? क्योंकि दोनों के शेप अलग है। पी की डम्बल है, ये की एस की स्फेरिकल है। यहाँ पे 2 स्फेरिकल ओवरलैप करते हैं, यहाँ पे एक स्फेरिकल एक डम्बल ओवरलैप करते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, प्रॉपर्टी होगी एस पी ओवरलैपिंग की, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा एस एस ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे एक एस एस ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड हो गया और 3 बॉन्ड एस और पी ओवरलैपिंग से हुआ। तो इसके हिसाब से एक बॉन्ड की प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए और बाकी 3 की सेम होनी चाहिए। ये तीनों सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब देखा गया रियलिटी में, जब आंखों से देखा गया, ऑब्जर्व करना गया, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और इसकी जो एंगल है, ये चारों के चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल है। पता है, ये चारों के चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल है और इन चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इक्वल है और ये चारों एक दूसरे से इक्वल एंगल पर रहते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है मीथेन, ये कंप्लीटली सिमेट्रिकल है, टेट्राहेड्रल। तो चारों के चारों बॉन्ड ऑलमोस्ट इक्वल है, इक्विवेलेंट है। ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे हो गया? 3 बॉन्ड तो एक तरह की आनी चाहिए थी और एक बॉन्ड एक तरह की आनी चाहिए थी, लेकिन चारों के चारों सेम आ गए। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कॉन्सेप्ट को लेकर आए। हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हमने ये मान लिया कि ये जो एक एस ऑर्बिटल है ना, हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल, एक्साइटेशन तो हो गया, यहाँ पे एक ऑर्बिटल एक्साइटेड होके पी को जंप कर गया इन ऑर्डर टू गेट 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एक्साइटेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर भी एस की प्रॉपर्टी अलग थी, पी की प्रॉपर्टी अलग थी। तो एक एस और 3 पी ऑर्बिटल आपस में मिल गए और उनके बीच में एक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो मिक्सचर है ना, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्बिटल को पैदा किया, फॉर्मेशन के बाद, द फॉर्मेशन ऑफ ए कंप्लीटली डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1 एस ऑर्बिटल एंड 3 पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक एस और 3 पी मिल गए तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, यही चारों के चारों बॉन्ड पेयर को कैरी करते हैं और इसीलिए ये चारों के 4 बॉन्ड जो है मीथेन के केस में, चारों के चारों बॉन्ड ऑलमोस्ट इक्वल ही है। इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लो, इनके बॉन्ड लेंथ देख लो और बॉन्ड एंगल देख लो, चारों इक्विवेलेंट ही है। इसीलिए इक्विवेलेंट है क्योंकि ये 4 जो बॉन्ड पेयर है ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे एस पी ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल एक बॉन्ड बना है और यहाँ पे भी एस पी से बना है और यहाँ पे एस एस से बना है, ऐसा नहीं है। ये चारों बॉन्ड पेयर एक एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओपन है। तो जब एक एस और 3 पी आपस में मिल गए तो इन्होंने पैदा किया क्या, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल समझ में आ गया? ये हमने कैसे किया? रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए किया। रियलिटी में जब देखा इनके बीच की प्रॉपर्टी सारे के सारे इक्वल है। सिमिलरली हर एक मॉलिक्यूल में हर तरह की बॉन्ड जब उनके प्रॉपर्टीज मैच करते, सेम हो जाते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये तो बस एक एग्जांपल था कितने तरह की हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे तो हमने एक एस और 3 पी को हाइब्रिड ऑर्बिटल में फॉर्मेशन कर दिया, बाकी अलग अलग एग्जांपल है, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। और एक बात, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा ना,
इसमें ना एस का कैरेक्टर कंप्लीटली होगा ना पी का कैरेक्टर कंप्लीटली होगा, ये दोनों का मिक्सचर होगा। इसमें एस भी होगा, इसमें पी भी होगा, कोई भी प्योर नहीं होगा। अच्छा, पहले पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। atomic orbitals these hybrid orbitals almost equal or almost equal in their shape and energy। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में अलग अलग थे ना शेप और एनर्जी, वैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और शेप और एनर्जी में ऑलमोस्ट इक्वल है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, तो इसीलिए हम इसको इक्वल बॉन्ड लेंथ और इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर पाए। तो कैसे कैसे होंगे जब हाइब्रिडाइज होगा। और एक देखो, और इसके फीचर क्या है, नंबर ऑफ orbitals formed is equal to number of atomic orbitals कंबाइनिंग। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही एग्जैक्टली उतनी ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। तो हमें कैसे हुआ था, एक एस था 3 पी था, तो चारों ने कंबाइन किया तो 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। और बता चुका हूं कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये शेप एंड एनर्जी में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। और these hybrid orbitals are stable to form bond effectively than pure orbitals। और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेस में एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं टू मिनिमाइज द रिपल्सन, जैसे कि हमने वी स्क्वायर थ्योरी में भी पढ़ा था। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह शेप में डिफरेंट ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे ताकि उनके बीच में रिपल्सन है जो मिनिमम हो और
जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। सही है। Repulsion and maximize distance। मैक्सिमाइज डिस्टेंस। सही है इतना। Hence hybridization decides the geometry of molecule। सही है। इसीलिए हम हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन कर सकते हैं। इतना सही है बस। और ये कंडीशंस क्या है? कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है इसका हाइब्रिडाइजेशन पे। कंडीशंस number one conditions, orbital in the valence shell are hybridized and combining should have equal or कंडीशंस क्या है ना? ऑर्बिटल जो वैलेंस सेल में होते हैं बस वही हाइब्रिडाइज होते हैं, वही हाइब्रिडाइज होते हैं जो वैलेंस सेल का ऑर्बिटल है। बाकी कुछ इनर सेल के ऑर्बिटल तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। और जो भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन करते हैं, वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ना इक्वल हो सकते एनर्जी में और नियरली इक्वल हो सकते, होनी चाहिए। ये है कंडीशन। कुछ ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंस हुआ तो नहीं हो पाएगा इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन। तो इक्वल और मोस्टली नियरली इक्वल अगर हुआ एनर्जी तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जो हमने मीथेन के केस में देखा था, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होके एस से पी ऑर्बिटल को जंप कर गया, क्या वो नेसेसरी है? वो हर चीज में नेसेसरी है? नहीं है। थर्ड कंडीशन ये है वो दिखाई देता ना ग्रीन कलर में। सही है।
इज नॉट नेसेसरी। देखो जो इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन होता है ना हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा हमें। अगर कोई एटॉमिक वैलेंस शेल में जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल चाहिए हमें, इतने ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो हमें प्रमोशन करने की जरूरत क्या है? अगर एक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो भी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हर जगह यहाँ पे प्रमोशन की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। वो बिना ट्रांसफर करे भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। It's not necessary that hybridizations sometimes fully filled orbitals also participates। ये नीचे वाला दिख रहा है ना? ठीक है, चलो ये हो गया कुछ कंडीशंस हाइब्रिडाइजेशन की। जैसे कि ऑर्बिटल्स जो वैलेंस शेल में है बस वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा आ गया जो कंबाइनिंग एटॉमिक प्योर ऑर्बिटल है, दे शुड हैव नियरली इक्वल एनर्जी टू मेक अ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तीसरा है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर टू गेन अ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। और चौथा हो गया कि हमेशा ये नहीं होता कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वैसा नहीं होता। कभी कभी फुल फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही होता है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपस में सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है उनमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते। Participate in pi bond. Hybrid orbitals never participate in the formation of pi bond. They only participate in the formation of sigma bond. अब देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक तो क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है। हाइब्रिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुआ, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, और कितने तरह की होते हैं, क्या क्या कंडीशन होता है हाइब्रिडाइजेशन की, ये यहाँ तक हमने देखा है, सीखा है। तो आगे देखेंगे कितने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक 1 हो गया,
वन हो गया। sp hybridizations. In this type of hybridization, one s orbital and one p orbitals are combined to form two sp hybrid orbitals. Shit. Plus one p orbital. They undergo hybridizations. आप लिख सकते हो पूरा लाइन में, यहाँ पे पूरा लाइन नहीं लिख रहा हूँ, ज़्यादा टाइम जा रहा है वहाँ पे। इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल, आप लिखो वन पी ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म टू sp hybrid orbitals. टू sp hybrid orbitals, ठीक है। वन s और वन p they undergo hybridizations to form two sp hybrid orbital. अच्छा, ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पे 50% s कैरेक्टर प्लस 50% p कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या हुआ, 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर प्रेजेंट है। सपोज अच्छा, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ये शायद क्योंकि इसको रख देते हैं कि और भी बहुत सारे एक ही क्लास में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज को हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और खुद सॉल्व करेंगे कैसे एग्जाम्पल्स, कैसे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे होता है, इनमें कौन से टाइप हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन से मॉलिक्यूल में, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे एक ही क्लास में। लेकिन ये फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा, एक ही क्लास में इसको इतना एक्सटेंड करना सही नहीं रहेगा। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको यहीं पे रखते हैं। यहाँ से शुरुआत से शुरू करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ कमेंट्स हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना।